जय हिंद स्टूडेंट्स। एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मनोज पटेल और आज जो टॉपिक चालू होने वाला है वो है कोशिका विभाजन। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका क्या होता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ। कोशिका मानव जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत में बताया गया था एक कोशिका से मतलब पुरानी कोशिका से नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन कोशिका सिद्धांत कहलाता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था कि एक पुरानी सेल से नई सेल्स का निर्माण, ये बताया था कोशिका सिद्धांत में। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, इसका कारण क्या है, किस टाइप का कोशिका विभाजन होता है, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें एक बार में क्लियर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, ये टफेस्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का। ठीक है, तो मैं आपको आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बस ये है कि आप आखिरी तक बने रहें। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट लगाइए सर। डेफिनेशन क्या है सेल डिवीज़न की, कोशिका विभाजन की? तो सेल डिवीज़न की डेफिनेशन होती है मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण। अगर मैंने बोला ये अगर मदर सेल है तो मदर सेल से जो बनने वाली सेल है वो कहलाएगी डॉटर सेल। तो मदर सेल से डॉटर सेल का बनना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा समझ आपको? ठीक है ना, डन। अगला वाला जो पॉइंट है सेल डिवीज़न का कारण, व्हाट इज द रीजन ऑफ सेल डिवीज़न? पहला वाला जिसका पॉइंट है, क्या रीज़न है? तो पहला पॉइंट दिख रहा होगा आप, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब आपके जो कुछ अंग हैं उनकी वृद्धि, अंगों की क्या बोलेंगे? वृद्धि। आपको अगर बताया जाए कि एक बच्चे से हम जब बड़े होते हैं तो बड़े कैसे हो जाते हैं, कैसे हमारे अंग बढ़ते हैं, तो हमारे अंग कैसे बढ़ेंगे? तो हमारे अंग बढ़ेंगे जब हमारी कोशिकाएं बढ़ेगी। शुरुआत में आपको बताया था कोशिका से बढ़ते हैं ऊतक, कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतक से क्या बनता है? ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है अंगतंत्र। तो आपकी शारीरिक वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कोशिकाओं का बढ़ना। और कोशिकाएं बढ़ेगी कैसे? कोशिकाएं बढ़ेगी कोशिका के विभाजन से। तो ये हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? सेल डिवीजन का कारण। सेकेंड वाले पॉइंट के बारे में बात कर लें। क्या है? रिप्लेस डेड, ओल्ड एंड इंजर्ड सेल। क्या बोला है? रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। रिप्लेस करना किसको? ओल्ड मतलब पुरानी सेल को, डेड मतलब मृत सेल को, इंजर्ड मतलब कि जो आपको कुछ घाव लगा हुआ है, इंजरी लगी हुई है, इसमें जो सेल्स रहती है उसको रिप्लेस करना, ये होता है कोशिका विभाजन का कारण। अगर आपके शरीर में कोई सा भी अगर घाव लग गया तो कुछ दिनों के बाद में वो घाव ऑटोमेटिकली भर जाता है। कारण क्या है? कारण है कि वहाँ जो सेल्स है उन्होंने क्या किया है? डिवीज़न किया है। डिवीज़न करने के कारण क्या होता है? वहाँ पे नई सेल्स आ जाती है और नई सेल्स के कारण आपका घाव क्या हो जाता है? भर जाता है। ये कारण होता है आपका घाव के भरने का। अगला वाला पॉइंट, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट मतलब होता है युग्मक, युग्मक निर्माण। क्या बोलेंगे? युग्मक निर्माण। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, ये क्या डिवीज़न है? ये होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के कारण होता है। किस प्रकार का सेल डिवीज़न है वो देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोगों ने सीख लिया पहला वाला, मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीज़न कहलाता है। कारण क्या है? पहला वाला ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वाला पॉइंट रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। अगला वाला है फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ये हो गया मतलब रीजन किसका? सेल डिवीज़न का। ठीक है ना, इसके बाद में हम बात करते हैं सेल डिवीज़न के टाइप। पहले हम सेल डिवीज़न के टाइप देख लें। अगला वाला स्लाइड लगाइए सर। तो पहले मैं इसके बाद वाला अगला वाला स्लाइड, तो मैं सेल डिवीज़न के टाइप बता दूं। मैं पहले आपको सेल डिवीज़न के टाइप बताऊं, आगे नेक्स्ट इसके बाद में वो एक और। हाँ, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेल डिवीज़न के टाइप, इसके बाद में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। तो कोशिका विभाजन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है जिसका नाम है समसूत्री कोशिका विभाजन। इसके बाद में अगला वाला
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा वाला है असूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। पहले इसके बारे में इंग्लिश वर्ड जान लें, क्या क्या नाम है इसका। तो इसका नाम क्या है? माइटोसिस। समसूत्री को इंग्लिश में कहा जाता है माइटोसिस। अर्धसूत्री, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। इसके बाद में अगला वाला असूत्री को कहा जाता है एमाइटोसिस। क्या बोलेंगे? एमाइटोसिस। एक बार फिर से पढ़ लो, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस और असूत्री कहलाएगा एमाइटोसिस। ये होता है सेल डिवीजन के टाइप। इसके बाद में समसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है वो जानना पड़ेगा हमको। तो समसूत्री होता है कायिक कोशिकांग में। कहाँ होता है? कायिक कोशिकांग में। बताऊंगा कायिक कोशिकांग क्या है, पहले समझ लो। कायिक कोशिकांग में होता है। अर्धसूत्री मायोसिस या मियोसिस कहाँ होता है? यह होता है जनन कोशिकांग में। जनन कोशिकांग में, जनन कोशिकांग में। अगला वाला असूत्री कहाँ होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में, कोशिकांग में। ठीक है। तो पहला वाला समसूत्री कायिक कोशिकांग में, अर्धसूत्री जनन कोशिकांग में, असूत्री प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कायिक कोशिका क्या होती है वो समझ लो। कायिक को रिलेट करना आप काया से। कायिक मतलब काया, काया मतलब आपका शरीर। आपका शरीर जिन कोशिकाओं या फिर आपके शरीर का निर्माण में जिस प्रकार का विभाजन होता है, शरीर निर्माण में जिस प्रकार का क्या होगा, विभाजन होगा, वो क्या कहलाएगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। कायिक मतलब काया, काया में जो विभाजन हो जाएगा वो कहलाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन। क्वेश्चन सीधे बनता है, समसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो आप क्या बताएंगे? कायिक कोशिका का विभाजन हो जाएगा आपका समसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट वाला अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो ये हो जाएगा जनन कोशिकांग में। किसमें हो जाएगा? जनन कोशिकांग में। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होता है वो सेल डिवीज़न कौन सा वाला है? वो होता है जनन कोशिकांग वाला, सॉरी अर्धसूत्री वाला। इसके बाद में आखिरी वाला जो बताया मैंने आपको, असूत्री कोशिका विभाजन किसमें होता है? ये होता है जिन जीवों में सेल होती है। कौन सी वाली सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके पहले मैंने आपको बताया यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक क्या है इसका डेफिनेशन तो एक बार फिर से बता देता हूँ। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो यहाँ पर समझना आप, कुछ कोशिकाएं या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें कोशिकांग पूरे तरीके से विकसित होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर सारी जो कोशिकाएं हैं उसमें जो कोशिकांग हैं वो क्या है? पूरी तरीके से विकसित है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम किस में आते हैं? जिसमें कोशिकांग क्या रहेंगे? पूर्ण विकसित रहेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक, जिसमें कोशिकांग क्या है? पूर्ण विकसित हैं। इसके बाद में इसका उल्टा, अगर कोशिकांग अर्धविकसित रहेंगे या फिर कोशिकांगों का क्या रहेगा? जीवों में अभाव रहेगा, तो वो किस में आएंगे? वो कैटेगरी में आएंगे प्रोकैरियोटिक के। तो यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें कोशिकांगों का अभाव होता है। वहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होता है? तो वहाँ पर सेल डिवीजन कौन सा होता है? असूत्री कोशिका विभाजन। एक बार फिर से रिलेट करो, माइटोसिस कायिक कोशिकांग में, मियोसिस जनन कोशिकांग में, और असूत्री एमाइटोसिस हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और समझना, समसूत्री में क्या होता है? समसूत्री में होता है ये जो कोशिका है ये अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ये कोशिका क्या है? अलग अलग कोशिका में बढ़ जाती है। चलो इसके बाद में मैं आपको थोड़ा अगला जो स्लाइड है उसमें पूरा डिटेल बता देता हूँ। पिछला वाला स्लाइड लगाओ सर। हम क्या करेंगे, एक एक कीवर्ड लेके चलेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपके लिए सरल कर दूंगा। कैसे? आपको एक एक कीवर्ड बता दूंगा पहले से ही। ये कीवर्ड पहले पढ़ लो, ये वाले जो कीवर्ड है। पहला वाला होता है केंद्रक विभाजन। पहले तो हिंदी वर्ड पढ़ लो, केंद्रक विभाजन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है?
केंद्रक विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस। इसके बाद में दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कायरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसका मीनिंग क्या है? कायरोकाइनेसिस का मीनिंग होता है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है कोशिका द्रव का विभाजन। पढ़ा होगा आपने, साइटो मतलब होता है कोशिका, तो यहाँ पर रिलेट करना साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव का विभाजन, और अगला वाला है केंद्रक का विभाजन, क्या कहलाएगा? कायरोकाइनेसिस। ठीक है, ये जो मीनिंग है आपको बाद में काम में आने वाला है। अगला वाला स्लाइड लगाइए सर। एक एक चीज़ों को लिंक करके चलूँगा मैं आपको, बशर्ते आप जो चीज़ें बताई जा रही है उसको रिलेट करते जाओ। अगला वाला स्लाइड। अब मैं आपको बताऊंगा सेल साइकिल क्या है, कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र क्या है। और ये कोशिका चक्र है समसूत्री कोशिका विभाजन का, समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको इंग्लिश में मैंने बताया था आपको, बोला जाता है, क्या बोला जाता है? माइटोसिस। क्या बताया? माइटोसिस। ठीक है ना। माइटोसिस समसूत्री, इसमें होता क्या है यहाँ पर आपको डिटेल बताता हूँ मैं। समसूत्री कोशिका विभाजन होता किस में है? तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में। इसके बाद में समसूत्री में क्या होता है? मात्र कोशिका अलग अलग टूट के दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके बाद में और एक और पॉइंट आता है, अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो यहाँ पर भी 2n होगी और यहाँ पर भी 2n होगी। मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्लियर कर लेना इसको। मात्र कोशिका, संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या है? समान है। यहाँ पे 2n रहेगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। ये हो जाएगा संतति कोशिका मतलब समसूत्री कोशिकांग में, और ये हो जाएगा कायिक कोशिका। समसूत्री विभाजन हो जाएगा कायिक कोशिका में, जहाँ पर मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका की क्या रहती है? बराबर होती है। इसके बाद में ये जो बताया मैंने आपको समसूत्री वाला, इसमें क्या होता है? अलग अलग फेज के नाम क्या है? तो समसूत्री में अलग अलग फेज हैं। तो यहाँ पे समझना, जिस तरीके से मैंने आसानी से बता दिया आपको, इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए पूरी अलग अलग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल दिख रहा है, इस तरीके का जो साइकिल है, ये से साइकिल बनता है, ये होता है समसूत्री वाला। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इतना बड़ा जो पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये एक फेज़ है। ये क्या है? एक फेज़। अलग अलग फेज़ में हम लोगों ने समसूत्री को देखेंगे। तो पहली जो फेज़ है उसका नाम क्या है समसूत्री में? इसमें सबसे पहली जो फेज़ है इसका नाम है इंटरफेस। इसका नाम क्या है? इंटरफेस। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो फेज़ क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे अगला वाला फेज़ का नाम क्या है? प्रोफेज। इस तरीके से आगे बढ़ता है कोशिका चक्र। इंटरफेज, फिर आ जाएगा प्रोफेज, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या दिख रहा है? मेटाफेज। मेटा के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एनाफेज। इसके बाद में एना के बाद में आखिरी वाला जो फेज इसका नाम क्या है? टेलोफेज। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। पहला वाला इंटरफेज, अगला वाला प्रोफेज, अगला वाला मेटाफेज, अगला वाला एनाफेज, और आखिरी वाला जिसका नाम क्या है? टेलोफेज। नाम याद करना, नाम ही आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से नाम है? पहला वाला इंटरफेस, दूसरा वाला प्रोफेज, अगला वाला मेटाफेज, अगला वाला एनाफेज, और आखिरी वाला क्या नाम है? टेलोफेज। इसका याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, किस तरीके से याद करना है। तो आप लोगों ने कहीं पे भी ये वर्ड सुना होगा इंटर, तो इंटर से रिलेट करना है इंट्रो से। इंट्रो वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इंट्रो मतलब होता है प्रस्तावना। इंट्रो मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना कब आती है? ये प्रस्तावना सबसे पहले आती है। तो इंटर वर्ड जो कब आएगा? सबसे पहले आएगा। ये वर्ड आ जाएगा पहले आएगा इंटर। इसके बाद में ये वाला वर्ड देखो मेटा। इंटर के बाद में आएगा प्रो के बाद में आएगा मेटा। मेटा का अर्थ होता है मध्य। मेटा का अर्थ क्या बताया मैंने? मध्य होता है। मेटा का अर्थ होता है मध्य।
तो यहाँ पर भी ये 2 है, इसके आगे 2, इसके पीछे 2, तो ये हो जाएगा बीच वाला, तो ये हो जाएगा मध्य में। तो मेटा मतलब मध्य, इंटर प्रो मेटा, मेटा मतलब मध्य वाला। इसके बाद में होता है एना और आखिरी में होता है टीलो या टेलो। अब टेलो को रिलेट करना है आखिरी वाला, टेल मतलब होता है पूंछ, और किसी भी जीव की पूंछ कहाँ होती है? सबसे पीछे होती है, तो सबसे आखिरी में क्या आएगा? टेलो। याद हो जाएगा, मैंने आपको 3 रिलेट करवा दिए, तीनों याद अगर हो गए तो बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। देखो एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी फेज होती है, तो उसमें फेज का नाम क्या है? इंटर होता है, प्रो होता है, मेटा होता है, एना होता है और टेलो। इंटर मतलब सबसे पहले इंट्रो, मेटा मध्य वाला, और टेलो की बात करें तो वो कौन सा वाला होगा? वो होगा आखिरी वाला। इंटर, मेटा और टेलो। इंटर और मेटा के बीच में क्या है? प्रो। इंटर, प्रो और मेटा। मेटा के बाद बात करते हैं, इसका में आएगा एना और आखिरी में क्या आएगा? टेलो। अब इसके बाद में अब ध्यान देना एक चीज़ को, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में समय लगता है, समझना बात को, प्रिपरेशन में क्या लगता है? समय लगता है। लेकिन अगर बात करें एग्ज़ाम देने की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा वो 90 मिनट्स, 100 मिनट्स या 60 मिनट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं है? प्रिपरेशन में समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो समय क्या रहेगा? वो रहेगा लिमिटेड, कम लगता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन में जो समय रहता है वो क्या लगता है? कम लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है। एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। कोशिका विभाजन की बात करें तो जो शुरुआत का जो समय है वो लगता है ज़्यादा, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तो वहाँ समय क्या लगता है? कम लगता है। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट जो है इंटर फेज, ये वाला जो है इसमें समय लगता है। ये लगभग कितना फेज है? लगभग होता है 95% होता है। और ये जो कोशिका विभाजन होता है ये होता है लगभग कितना परसेंट? 5% होता है। इतना याद रख लेना। इंटर फेज सबसे बड़ा फेज होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, ये बता दिया मैंने, प्रिपरेशन में समय ज़्यादा लगता है आपको। अब एक पॉइंट और बताया मैंने आपको, प्रोफेज। तो यहाँ याद रखना प्रोफेज क्या है? ये होता है यहाँ पर कोशिका का वास्तविक विभाजन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि कोशिका का वास्तविक विभाजन स्टार्ट कहाँ से होता है तो क्या बताएंगे आप? प्रोफेज से कोशिका का वास्तविक विभाजन स्टार्ट होता है। कोशिका का वास्तविक विभाजन, यहाँ पर तो क्या हुआ? यहाँ पर तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हुआ और प्रोफेज से क्या हुआ? वास्तविक विभाजन स्टार्ट हुआ। एक बार फिर से एक बार क्लियर करता हूँ आपको। समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने अलग अलग फेज देखी, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे बड़ी फेज का नाम क्या है? इंटरफेज। इसके बाद में कोशिका विभाजन स्टार्ट कहाँ से हुआ? वो हुआ प्रोफेज से। अब इसके बाद में जो इंटरफेज है, इतनी बड़ी जो फेज दिख रही है, इसमें क्या क्या होता है वो देख लो आप। इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें होती है इसमें अलग अलग डिटेल में होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर बने रहे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। इंटरफेस की बात करें तो ये पूरा का पूरा कहलाएगा इंटरफेस। यहाँ पर इसके 3 भाग हैं, एक होता है G1, एक होता है G2, और G1 और G2 के बीच में होता है S। समसूत्री में इंटर, प्रो, मेटा, एना, टेला। इंटर में अलग अलग फेज जिसके नाम क्या है? G1 है और G2 है, और G1 और G2 के बीच में क्या है? S है। ये देख रहे होंगे आप, ये पहली अवस्था प्रावस्था G1 है, ये वाला तीसरी अवस्था G2 है, और G1 और G2 के बीच में क्या है? S है। मैंने तो इस तरीके से याद किया है, याद कर लो। G1 और G2 के बीच में क्या है? S है। अब G1 में क्या होता है ये समझ लीजिए। G1 में होता है RNA एंड प्रोटीन का संश्लेषण या बनना। G1 में क्या होता है? RNA एवं प्रोटीन का संश्लेषण G1 में। इस अवस्था में क्या होता है? क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है, बताइए कि समसूत्री कोशिका विभाजन या फिर माइटोसिस में एस उप अवस्था में क्या होता है? तो एस उप अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान देना, DNA डबल होता है। पहले वाले में RNA और प्रोटीन बनता है, दूसरे वाले में क्या होगा? DNA डबल होता है। DNA क्या होता है? डबल होता है, रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे।
इसके बाद में अगला वाला G2 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, RNA और जो प्रोटीन है ये बनना, मतलब कंटिन्यूसली ये बनते रहते हैं, यहाँ से ये बनते रहते हैं, यहाँ पे इसमें भी बनेंगे और इसमें G2 में भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, DNA का जो डबल होना है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। सिंपल सी बात है। इंटरफेज में 3 फेज G1 G2 के बीच में S होता है। G1 में क्या होता है, RNA बनता है और बनेगा क्या, प्रोटीन बनेगा। S में क्या होगा, S में बनेगा DNA, डबल होगा, DNA क्या होगा, डबल होगा। और G2 में क्या होगा, DNA का डबल होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, RNA और प्रोटीन क्या रहेगा, बनता रहेगा। ये हो जाएगा इंटरफेस। ये हो गया सिंपल। इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में ये होता है इंटरफेस। हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर वास्तविक कोशिका विभाजन होगा स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोफेज से वास्तविक विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। प्रो होगा, फिर मेटा होगा, फिर एना होगा, फिर टेलो होगा। ठीक है, अब पर्टिकुलरली प्रो मेटा एना टेला को समझ लें क्या क्या होता है। सर अगली स्लाइड लगाओ। अगला वाला, अब यहाँ पे समझना बात को। ये वाला जो फेज है ये क्या है, समसूत्री विभाजन, द स्टेट ऑफ माइटोसिस एंड द सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन किसमें, समसूत्री वाला। इसमें आपको बताया पहला वाला जो फेज है इसका नाम क्या है, इंटरफेज है। इसके बाद वाला फेज का नाम क्या है, प्रोफेज है। इंटरफेज, प्रोफेज, बीच वाला मेटाफेज हो जाएगा, फिर अगला वाला एनाफेज हो जाएगा और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, टेलोफेज हो जाएगा। इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो। ध्यान देना, जितना बोल रहा हूँ उतना याद रखो। इंटर में क्या होता है, DNA RNA प्रोटीन बनता है। इंटर में होता है G1 G2 के बीच में S, G1 हो जाएगा RNA प्रोटीन का निर्माण, S क्या हो जाएगा, DNA का डबल होना। और G2 वाले में क्या हो जाएगा, DNA का डबल होना बंद हो जाएगा, RNA प्रोटीन बनता रहेगा। इसके बाद में प्रोफेज की बात करें। अब इंटरफेज में क्या रहता है, इंटरफेज में आप देख रहे होंगे ये जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम बनते हैं, ये क्रोमोजिन है, क्या रहेंगे, ये अलग अलग रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर प्रोफेज में क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम मतलब 1 से 2, एक के साथ में एक आ जाएगा, मतलब डबल हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या हुआ, इस तरीके से गुणसूत्र, अगर मैं बात करूँ क्रोमोसोम की बात करूँ तो इस तरीके से रहेगा। शुरुआत में क्या रहेगा, शुरुआत में सिंगल रहेगा। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में ये हो जाएंगे डबल। इसके बाद में इंटर, ये हो जाएगा प्रो। मेटा में क्या हो जाएगा, मेटा में हो जाएगा इस तरीके से, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये इस तरीके से हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये फाइबर तंतु इन गुणसूत्रों से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मेटा का मतलब होता है मध्य, मध्य में हो जाते हैं गुणसूत्र, क्या बोलेंगे, मध्य में गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके बाद में अगला हो गया एना। एना में क्या होता है, इस तरीके से जो बने हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये अलग हो गया, 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 और ये हो जाएगा आपके जो फाइबर तंतु हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। इंटर में सिंगल, प्रो में डबल, मेटा में बीच में, एना में क्या हो गया, एना में हो गया अलग अलग, और टेलो में क्या हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर इंटर, प्रो, मेटा, एना और टेलो, इन सब को मिला के क्या कहा जाता है, इन सब को मिला के कहा जाता है केंद्रक विभाजन, जिसको मैंने बताया था आपको कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस, केंद्रक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभाजन हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन यहाँ पे हो जाएगा कायरोकाइनेसिस में। ये हो गया डन, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, इसमें होता है एक कोशिका 2 संतति कोशिका में बढ़ती है। ये वाला में अलग अलग फेजेस के नाम बताए मैंने आपको, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटर में सिंगल रहेंगे, प्रो में डबल हो जाएंगे, मेटा में मध्यम हो जाएंगे, एना में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, टेलो में क्या हो जाएगा, केंद्रक विभाजित हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कायरोकाइनेसिस कहलाएगा, केंद्रक विभाजन कहलाएगा। ठीक है ना, सारी डिटेल और अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगला वाला
अगला वाला बताइए सर। ये हो जाएगा प्रो मेटा एना टेला। इंटर वाला बता दिया, G1 G2 के बीच में एस। एक बार फिर से प्रो में क्या रहेगा, प्रो में इस तरीके से रहेगा, मतलब दोनों के दोनों मिल जाएंगे। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। नाम सुना होगा सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल होता है कोशिका विभाजन में सहायक। केंद्रक, कोशिका में केंद्रक बनाया, केंद्रक के बीच में सितारानुमा संरचना है, इसमें अंदर एक सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल, जो होता है कोशिका विभाजन में सहायक। तो ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है? सेंट्रियोल है, जो क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यहाँ पर मेटा में क्या आ गया? मेटा में ये आ गए, कहाँ पर आ गए? बीच में आ गए। एना में क्या हो गया? ये अलग अलग हो गए। ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, इस तरीके से अगर ये अलग अलग क्या है, ये अलग अलग क्रोमोसोम अगर मिले हुए हैं तो यहाँ पर जो बीच में जिस बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को कहा जाता है सेंट्रियोल। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, सेंट्रियोल कहा जाता है। दो क्रोमेटिड जिस बिंदु पर मिले होते हैं उसको बोलेंगे सेंट्रियोल। ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम ये अलग है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है इसको? क्रोमेटिड कहा जाता है। ये अलग क्रोमेटिड है, ये अलग क्रोमेटिड है, और क्रोमेटिड दो अलग अलग जिस पॉइंट पे मिले होते हैं इसको बोला जाता है सेंट्रियोल। यहाँ पर जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रियोल का विभाजन हो जाता है। यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग होने के कारण सेंट्रियोल का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, डन। ये टेलोफेज हो गया, टेलोफेज में केंद्र का विभाजन हो गया। अब इसके बाद में अगला वाला कोशिका विभाजन जिसका नाम है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा आ जाएगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? इसके पहले मैंने आपको बताया समसूत्री वाला। एक बार दोनों के बीच में अंतर बता दूं मैं, समसूत्री वाला अर्धसूत्री वाले में डिफरेंस बता दूं मैं आपको, यहीं के यहीं। समसूत्री में बताया एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ती है, ये कहलाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। ये 2n है तो यहाँ पे भी 2n रहेगा, यहाँ पे भी 2n रहेगा। लेकिन यहाँ पर समझिए आप, अगर यहाँ पर एक मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री की बात कर रहा हूँ, अर्धसूत्री में अगर यहाँ पर एक मात्र कोशिका है तो यहाँ पर कितनी संतति कोशिकाएं हैं? एक, ये दो, ये तीन और ये चार संतति कोशिकाएं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक संतति मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी, और फिर क्या होगा? यहाँ पर ये संतति कोशिका दो अलग, ये वाली संतति कोशिकाएं दो अलग, ये अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो ये होता है किसमें? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। यहाँ पर अगर गुणसूत्र 2n रहेंगे, मात्र कोशिका में अगर गुणसूत्र 2n है तो यहाँ पर संतति कोशिका में कितने रहेंगे? यहाँ n रहेगा, यहाँ n, यहाँ पे n, यहाँ पर n। इधर मात्र कोशिका में संतति कोशिकाओं की संख्या समान है, यहाँ पर क्या है? मात्र कोशिका में संतति कोशिकाओं की संख्या, दोनों को कंपेयर करें तो मात्र कोशिका में कितनी होती है? 2 गुनी होती है। या फिर संतति कोशिका में कितनी होती है? तो संतति कोशिका में कितनी होती है? आधी होती है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है ना? यहाँ पर जो समसूत्री है, यहाँ पर कोशिका विभाजन एक चरण में होता है, एक स्टेप में काम हो गया है। यहाँ पे यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक स्टेप ये वाली है और एक स्टेप ये वाली है। तो यहाँ पर कितने स्टेप लगते हैं? 2 स्टेप लगते हैं। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र कितने रहते हैं? यहाँ पर जितने हैं यहाँ पे इतने, सेम टू सेम, मतलब समसूत्री है। नाम समान है, समसूत्री, तो सूत्र क्या रहेंगे? समान रहेंगे। यहाँ पे नाम क्या है? अर्धसूत्री, तो सूत्र क्या रहेंगे? आधे। यहाँ पे जब 2n थे तो यहाँ पे कितना हो गए? n हो गए, मतलब कितना है? आधे हो गए, तो इसलिए बोलते हैं इसको अर्धसूत्री। अब इसको बताता हूँ मैं आपको डिटेल में, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अर्धसूत्री में क्या हुआ? एक संतति मात्र कोशिका से 4 अलग अलग संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ। यहाँ पर अगर 2n है तो यहाँ पर कितना रहेगा? ये n रहेगा, ये सिंगल सिंगल है। ये हो गया क्लियर। अब जिस प्रकार से समसूत्री में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अलग अलग फेज थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग फेज हैं, उनके नाम याद कर लो। इसमें नाम क्या क्या है? तो इसमें भी वही वाले नाम हैं, प्रो रहेगा, मेटा रहेगा, एना रहेगा और टेलोफेज रहेगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पर इंटरफेज नहीं है। क्या बोला मैंने? प्रोफेज रहेगा, मेटा रहेगा, एना रहेगा, टेलो रहेगा। एक बार फिर से बता दूं, ये 2 कोशिका अलग अलग कोशिका बनी,
ये 2 से कितनी बनी, ये 2 से 4 बनी, ये 2 से कितनी बनी, 4 बनी। तो यहाँ से जब यहाँ बन गई ये 2 कोशिकाएं तो यहाँ पर रहेगा प्रो मेटा एना टेला। तो मैंने बोला इसके बाद में तो प्रोसेस हुई, ये एक चरण तो हो गया, लेकिन दूसरा चरण तो बाकी है यहाँ पे। तो दूसरे चरण के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे भी वही वाली हो जाएगी, प्रो होगा, मेटा होगा, एना होगा और टेलो होगा। ठीक है, इसके लिए ये प्रो मेटा एना टेला और ये दोनों के लिए ये प्रो मेटा एना टेला। अब इसके बाद में समझ लो ये इसका नाम भी तो सेम टू सेम है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट, प्रो फर्स्ट, मेटा फर्स्ट, एना फर्स्ट और टेलो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसके बाद में समझना सेकेंड वाले के लिए मैंने क्या दे दिया, प्रो सेकेंड, मेटा सेकेंड, एना सेकेंड और टेलो में क्या रहेगा, सेकेंड। अब इसके बाद में अगर इसका पूरे का नाम देने को बोले तो क्या मैंने नाम दिया, तो प्रो फर्स्ट, मेटा फर्स्ट, एना फर्स्ट, टेलो फर्स्ट को मैंने बोला मियोसिस फर्स्ट। क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। इसका पूरा नाम दे दिया क्या मैंने, इसका पूरा नाम दे दिया मियोसिस सेकेंड। तो ये होता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो अर्धसूत्री में एक के बने 4, एक के कितने बने 4, गुणसूत्र हुए आधे, जहाँ 2 थे तो यहाँ गया 1। पहला वाला मियोसिस फर्स्ट बोल दिया, दूसरा वाला मियोसिस सेकेंड। उसमें भी क्या होगा, प्रो मेटा एना टेला। इसमें भी क्या होगा, प्रो मेटा एना टेला। इसमें फर्स्ट नाम दे दिया, इसमें क्या नाम दे दिया, सेकेंड नाम दे दिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए मायोसिस में कौन सी फेज सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी होती है। उधर इंटरफेज था, इधर क्या है, प्रोफेज फर्स्ट सबसे क्या रहती है, बड़ी रहती है। अब प्रोफेज जिस तरीके से वहाँ पे इंटरफेज में मैंने बताया आपको G1 और G2 के बीच में ऐसा आता है, उसी प्रकार से जो प्रोफेज है इसमें अलग अलग सब फेज हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो अब हमको याद करना है कि प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें अलग अलग कौन कौन सी फेज हैं, उनके नाम बताइए भैया। तो नाम याद करते हैं, अगला वाला स्लाइड लगाइए सर। ये अलग अलग उप अवस्थाएँ हैं किसकी, मियोसिस में। किसमें है, ये मियोसिस में है, अर्धसूत्री में है। प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्थाएं जिसके नाम क्या क्या हैं। पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ, लिप्टोटीन। पहले वाली उप अवस्था का नाम है लिप्टोटीन। दूसरे वाले का नाम क्या है, जाइगोटीन। लिप्टोटीन, जाइगोटीन। क्वेश्चन बस नाम से आ जाएगा, फेज के नाम बताओ, लिप्टोटीन, जाइगोटीन। अगला वाला है पेकेटीन। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, नाम याद रहेंगे। अगला वाला है डिप्लोटीन। टीन टीन याद कर लो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, अगला वाला डिप्लोटीन और आखिरी है डाई काइनेसिस। क्या बोलेंगे, डाई काइनेसिस। ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो जाएगा डाई काइनेसिस। सर दिख रहा है ये, ठीक है। ये वाला नाम है, इसका नाम है डिप्लोटीन। क्या नाम इसका, डिप्लोटीन। ठीक है, तो आपको बस नाम याद करना है क्या क्या नाम है। तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें अलग अलग नाम है। पहला वाला लिप्टोटीन, दूसरा वाला जाइगोटीन, तीसरा वाला पेकेटीन, अगला वाला डिप्लोटीन और आखिरी वाला है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। अगर आपको उप अवस्थाएं पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए कि क्रम बताओ क्या है। तो क्रम में क्या जाएगा, एक बार फिर से आपको यहीं पे याद करवा देता हूँ। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये डी, दो डी वाले 2 डी हैं, ये नीचे आएगा, डी नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा खत्म। कौन सा वाला, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है ना। आखिरी वाला सर बताइए, आखिरी वाला कोशिका विभाजन कौन सा है। तो आखिरी वाला बच गया कौन सा, असूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है ये समझ लेते हैं। सबसे आसान होता है ये, इसलिए सबसे आखिरी में रखा है इसको। तो असूत्री विभाजन या फिर एमाइटोसिस क्या होता है, तो वो देख लो। इसको थोड़ा सा मिटा दूँ तो आपको अच्छे तरीके से दिख पाएगा ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार रिवीजन करना है इसका, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस क्या है, ये होता है मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक सेल में।
प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब जिन जीवों में कोशिकांग का क्या रहता है, अभाव होता है, या फिर अर्धविकसित कोशिकांग रहते हैं उसमें होता है। यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, पहले मोटा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, पतला होता है। पतला होने के बाद में क्या होता है, दो अलग अलग भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा असूत्रीय कोशिका विभाजन। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और इसका एग्जाम्पल किस में आ जाएगा, जीवाणु में होगा, विषाणु में होगा, उसके बाद में नील हरित शैवाल में होगा, और कुछ प्रोटोजोआ में होता है। ये हो गया पूरा का पूरा असूत्रीय विभाजन। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कोशिका का विभाजन। एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सर जल्दी से पूरी स्लाइड बता दीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार में समझ आता लगेगा, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेल डिवीजन पढ़ा। सेल डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्या है। तो मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीजन कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कोशिका विभाजन का कारण क्या है। तो पहला वाला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, और फॉर गैमेट फॉर्मेशन। अगला वाला पॉइंट कायरोकाइनेसिस क्या है, केंद्र का विभाजन कायरोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस क्या है, कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कायरोकाइनेसिस कहाँ कहाँ से मिलकर बना होता है, तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कायरोकाइनेसिस कहलाएगा। अगला वाला स्लाइड बताइए सर। हम बात करते हैं आगे वाला कि सेल डिवीजन कितने टाइप का है। तो सेल डिवीजन 3 टाइप का है, समसूत्री माइटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस, और असूत्री एमाइटोसिस। पहला वाला समसूत्री होगा किसमें, तो समसूत्री हो जाएगा कायिक कोशिकांग में। किसमें होगा, कायिक कोशिकांग में। तो ये हो जाएगा कायिक कोशिकांग में हो जाएगा। इसके बाद में एक अगला वाला मियोसिस किसमें हो जाएगा, जनन कोशिकांग में होगा। असूत्री किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, कोशिका, जीवाणु, विषाणु, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी। पिछला वाला स्लाइड लगाइए सर। समसूत्री सेल डिवीजन में जो सेल साइकिल होता है वो क्या होता है, समसूत्री में बताया मैंने आपको इस तरीके से होता है। ये कोशिका मिलके ये 2 अलग अलग कोशिका बनी, लेकिन इसमें कौन कौन सी फेज होती है, उसके नाम। पहला वाला सबसे बड़ी फेज इंटरफेज, जिसमें जीवन होता है, G2 होता है, S होता है। जीवन में क्या होता है, RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। S में क्या होता है, DNA डबल होता है। G2 में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है किसका, RNA और प्रोटीन का, लेकिन DNA का डबल होना बंद हो जाता है। ये हो जाएगा पूरा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं आगे वाली। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में होता है कि यहाँ पर वास्तविक कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है। इसमें अलग अलग मैंने आपको डिटेल में भी बताया। अगला वाला वीडियो बताइए सर, इमेज बताइए, अगला वाला इमेज, इसके बाद में अगला वाला इमेज। ये वाला प्रोफेज में डबल हो गए, इंटरफेज में सिंगल थे, प्रोफेज में क्या हो गया, डबल हो गया। मेटा में क्या हो गया, मेटा में मध्य में आ गया। एना में क्या आ गया, अलग अलग हो गए। यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन हो गया, और यहाँ पर टेलो में क्या आ गया, दोनों केंद्र क्या हो गए, अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा पूरा का पूरा कौन सा वाला, समसूत्री कोशिका विभाजन। इसके पहले वाला समसूत्री में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये बता दिया मैंने आपको। अगला वाला बताइए, इसके बाद में अगला वाला अर्धसूत्री मियोसिस में क्या हो जाएगा, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी, 4 कोशिका, लेकिन गुणसूत्र कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे आधे। अर्ध गुणसूत्री नाम से समझ में आता है, समसूत्री में समान रहेंगे, अर्ध में क्या रहेंगे, आधे हो जाएंगे। अगला वाला स्लाइड, इसमें अलग अलग मतलब फेज है, प्रो, मेटा, एना, टेला। प्रो में अलग अलग उप अवस्थाएं हैं। प्रो फेज जो होती है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें अलग अलग अवस्थाएं। पहला वाला लिप्टोटीन है, अगला वाला जाइगोटीन है, अगला वाला पेकेटीन। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन। यहाँ पर आएगा डिप्लोटीन और यहाँ पे आएगा डाइकाइनेसिस। ये अलग अलग उपावस्थाओं के नाम हैं, ठीक है ना, डन। सबसे लास्ट में आ जाएगा असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में क्या होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। एग्जाम्पल याद रखना, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं उसमें। इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्रक पतला होकर 2 अलग अलग केंद्रक में बढ़ जाता है, और प्रत्येक संतति कोशिका में एक अपना अपना अलग अलग केंद्रक चले जाता है। ये हो जाएगा असूत्री कोशिका विभाजन। उम्मीद करता हूँ जितनी जो मेहनत करी है मैंने ये रंग लाएगी, आप याद कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि किस तरीके से हम और आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से बेहतर मेहनत करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।